अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो नया दिन है और एक बड़ी खुशगवार और बड़ी अच्छी सी मॉर्निंग है, क्योंकि आखिरकार कराची में भी बारिश हो गई है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में कराची की बारिश समेत बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। कराची में बादल बरसे, लेकिन हमेशा की तरह हमने देखा कि सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। यानी कल हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये जो अब्र रहमत है ना, इंतज़ामिया की नहली की वजह से अब्र रहमत बन जाएगी, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बन गई। जब बारिश जो है वो शुरू हुई तो मोटरसाइकिल सवार फिसलन के बायस गिरते चले गए और एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे वाक़या देखे गए, जबकि के इलेक्ट्रिक के कई फीडर स्ट्रिप होने के बायस कई इलाकों में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। हमने भी जाग कर गुजारी क्योंकि हमारे घर में भी लाइट नहीं थी। यूपीएस जनरेटर बंद हो चुके हुए थे। मत पूछें। और यहाँ पे कोई सवाल उठाने वाला ये नहीं है। हमने के इलेक्ट्रिक को कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी बारिश है। आप खुशकिस्मत हैं, आपकी कॉल उठा ली। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी 25-25 कॉल नहीं उठाई जा रही। लेकिन सवाल यह है कि गर्मी में लाइट नहीं आती, बारिशें होती हैं तो फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। हम पता नहीं किसके रहमो करम पे। अच्छा, वैसे ये कहा जा रहा था जी कि 9 बजे अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो उसके बाद उससे पहले जो है लाइट नहीं जाएगी। तो आई थिंक इंतज़ाम ऐसा कर लेना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है कि जब बादल है तो वही बारिश भी हो जाएगी। अच्छा जी, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज 23 जून है, आज ओलंपिक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे, साथ ही ऐसे खेल का भी आपको बताएंगे जिसमें जान हथेली पर रख कर लोगों को एंटरटेन किया जाता है। पाकिस्तान के नूर जमान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश टाइटल अपने नाम किया, इनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का ऐलान भी कर दिया है, क्रिकेट पर भी गुफ्तगू होगी जी। और सबसे अच्छी और मज़े की खबर ये है कि मशहूर पाकिस्तानी अदाकारों को दुनिया के खूबसूरत तरीन चेहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। दुनिया के खूबसूरत तरीन अफराद का तयन करने वाली वेबसाइट TC कैलेंडर ने 2022 के मुताबिक फवाद खान, इमरान अब्बास और अदाकारों में नीलम मुनीर, सज्जल अली और आयजा खान को हिस्सा बनाया है इस फहरिस्त का। वैसे हमारे सारे ही एक्टर्स माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, लेकिन कुछ चेहरे बड़े कैची से होते हैं, सो इनके नाम हमने आपको बताएं जिनको शामिल किया। नाउ देयर इज अनदर कैच फॉर यू। क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार मुतासर ना हो, बाहर निकलने पर दोबारा पाबंदी ना लगे, दोबारा मास्क ना पहनना पड़े, तो फिर एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि कराची में एक बार फिर कोरोना केसेस सामने आने लगे हैं। जी, तो जब आप एहतियात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अब कोविड पे हमने अगेन कंट्रोल कर लिया है। जब हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ पर जब हम बात करते हैं तो अच्छा खाना, मज़ेदार खाना बड़ा ज़रूरी होता है। और कभी कभी स्ट्रीट फूड इतने मज़े का मिलता है। और कराची के मुख्तलिफ जगहों पे इतना बड़ा माशाल्लाह हमारा कराची, और वहाँ के हर इलाके के खाने की एक अलग सी खुसूसियत है। अब जहाँ खाने का जिक्र होता है फैसल आ जाए ये नामुमकिन, क्योंकि ये लोग तो खाना खाते हैं, ये लोग हवा पे जिंदा हैं। हम जो है बहुत हल्का खाना हमको हबस बदनाम किया, हमको हबस बदनाम किया। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, वैसे बाद में मेरे इस जगह से खाना आ गया था, तो ये लोग गए, फैसल गए इस जगह पर और उन्होंने जाके यहाँ की हलीम खाई, बिरयानी खाई और कैसा लगा आपको कि अगर आपको पता चले कि आपके लिए यहाँ से नहीं आया? खैर आगे चल के इस पर भी हम बात करेंगे। और अब शो का करते हैं बाकायदा आगाज़, और इस तरीके से कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हुई तेज़ हवाओं के साथ बारिश, और तेज़ हवा के बायस आया चंद्रीगढ़ रोड के करीब साइन बोर्ड जो था वो गिर गया। माइकोलाची रोड पर 2 दरख्त गिर पड़े। दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में प्री मॉनसून सीजन का आगाज हो गया। दिन भर गर्मी के बाद शाम में काले बादल छा गए, आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हुई। M9, स्कीम 33, मलीर एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, FB एरिया, तारिक रोड, सदर, IA चंडीगढ़ रोड, कोरंगी, लांडी, लसबीला समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश और आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि IA चंडीगढ़ रोड के करीब साइन बोर्ड गिर गया और माइकलाची रोड पर 2 दरख्त उखड़ गए। पानी जमा होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया।
कराची में बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। 250 फीडर ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मजीद बारिशों के पेश नज़र KMC ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामिया को बारिश के पानी की निकासी का अमल जारी रखने की हिदायत की। पानी है लेकिन पानी की निकासी भी माशाल्लाह हो रही है और जो बड़े नालों की सफाई की गई है, छोटे नालों की सफाई की गई है, जिस तरह की नई ड्रेन्स डाली गई हैं, उससे फर्क बिल्कुल पड़ा है। तेज बारिश से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। महकमा मौसमियात ने रवां माह के आखिर या फिर जुलाई के शुरू में तेज बारिश की पेशगोई की थी। बारिश जो है वो एंजॉय करने के लिए होती है, लेकिन कराची में अक्सर मुख्तलिफ मनाजिर देखने में आते हैं और उनमें से कल देखने में आया कि कराची का इलाका क्लिफ्टन बोट बेसिन, यहाँ 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम्स ने रात गए तो एक लाश को निकाल लिया है और 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रात के वक्त तो ऑपरेशन रोक दिया गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल फैसल, देखें कल जैसे ही मानसून का पहला स्पेल शुरू हुआ तो कराची में मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हुई, तो कुछ जो दोस्त और मनचले लड़के थे वो बेनज़ीर शहीद पार्क जो कि बोट बेसन के पास वाक़ है, यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से जो मुंसलिक झील है पार्क के साथ, नहाने के लिए जैसे ही अंदर गए तो उसमें से उनका एक दोस्त जो 17 साल बताया जाता था, जिसकी शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है, वो डूब गया पानी में। उसको बचाने के लिए 2 दोस्त जैसे ही झील के करीब गए तो वो भी स्लिप होकर झील में गए। अगर मैं मेरे कैमरामैन आपको मोहम्मद रिजवान दिखा सकें तो ये झील जो है ये गंदा पानी की झील है। जो एरिया है यहाँ पे, एरिया के जो वेस्टेज है वो भी इस झील में आता है। जबकि रात गए तक रेस्क्यूदारों ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उनको निकालने की, उनको ढूंढने की कोशिश की, तो एक डेड बॉडी निकाली और 2 की जो तशवीशनाक हालत में उन 2 लोगों को निकाला, जिनको फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात को अंधेरे की वजह से जो है ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो रेस्क्यूदारों के पास नहीं थी, और जबकि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स पार्क में लगी हुई थी वो भी इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि वो ख़राब हैं, वो भी बंद पड़ी थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोका गया। और 8 बजे सुबह दोबारा ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद एक लाश जो है वो एक और निकाली गई है, जिसकी शनाख्त सैफुल्लाह के नाम से हुई है। अभी कुछ ही देर पहले उसको जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी, इन लड़कों का ताल्लुक कहाँ से था यासिर? जी फैसल, ये तमाम के तमाम दोस्त जो हैं वो सुल्तानाबाद के रिहायशी बताए जा रहे हैं और इनका आबाई गांव जो है वो हज़ारा गोट है। ठीक है यासिर, आप बेहद शुक्रिया। आप हमें अपडेट। तो कराची के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से तबाही का जो सिलसिला है वो जारी है और खैरपुर में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 9 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बर्फबारी से वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खैरपुर के इलाके पीरजो गोट में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। नौशहरा मानगढ़ में भी मकान की छत गिरने का वाकया पेश आया। मलबे तले दबकर खातून दम तोड़ गई। मानसहरा में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस बाबूसर टाप को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। दरियाए जहलम और नीलम के बहाव में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू इदारों को तैयार रहने की हिदायत की गई है। चलिए अब ज़रा सियासी मौसम का भी तस्करा हो जाए। मरीम नवाज़ ने इमरान खान के खिताब पर रद्दअमल दिया है और ट्वीट किया है कि इनकी जहनी हालत पर तरस आने लगा है। शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर आउट करने की कोशिश की। अल्लाह ने वो चाल उसी पर उलट दी। इसकी बाकी ज़िंदगी भी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। तो मरीम नवाज़ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल किया और इमरान खान पर तनकीद की। जो उनका खिताब था उस पर उनका रिएक्शन आया। वो लिख रही हैं कि इमरान खान की जहनी हालत पर उन्हें तरस आने लगा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर आउट करने की कोशिश की और अल्लाह ने वो चाल उसी पर ही उलट दी है। उसकी बाकी ज़िंदगी भी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा।
और राना सनाउल्लाह ने पूछा है सवाल कि इमरान खान बताएं अमरीकी साजिश के बयानिए का क्या बना। कौमी सलामती के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले इमरान खान अब नैब कवानीन पर बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नैब तरमीम का फ़ायदा तो उस्मान बुज़दार और फराह खान को होगा। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। और जहाँ तक नैब लाज में रिफॉर्म्स का तल्लक है, अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है, तो इसका फ़ायदा जो है आपको पहुँचेगा। एहसन जमील गुजर साहब जो आपके फ्रंट मैन फराग होगी उसको पहुँचेगा। अब ये बुज़दार साहब को फ़ायदा होगा। आपने एक बंदे का 50 अरब रुपया जो है यूके से वापस आना था कौमी खजाने में, वहाँ पे वो पैसा पकड़ा गया। 5 अरब रुपया आपने खुद हासिल किया और 2 फ्रंटमैन था शहजाद अकबर, तो आपने 7 अरब हासिल करके तो कौम का जो है वो 43 अरब रुपया को नुकसान किया। वो रकम जो है वो उसके फाइन अकाउंट है उसमें आपने जो है वो डिस्ट्रॉय। एकेडमिक में वहाँ पे मालूम हुआ कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे कोई 10 एकड़ का बड़ी उजलत में कब्जा लेके दिया गया है। कोई बॉइस फूड कोई इंटरप्राइजेस है, वो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। जब उसको पीछे देखा गया, फर्द शहजादी का नाम जो है वो निकला है और दूसरा नाम जो है वो बुशरा खान का है। आपके जो फ्रंट मैन है उन्होंने घरों में पैसे गिनने के लिए मशीनें रखी हुई थी। जो मैंने अब फैसलाबाद की बात की है, वहाँ पे वो 1 अरब रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये फराग होगी साहब निकल आई है। कोई रिकॉर्ड ना आने का ना जाने का वो इसलिए नहीं था कि उनके मतलब ये कहा गया था कि ये फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आने या जाने ऐसे जो है वो ना सिर्फ इनको ना रोका जाए ना इनका जो है वो रिकॉर्ड रखा जाए। फराग होगी साहबा के केसेस हों, जुल्फी बुखारी साहब के केसेस हों, आमिर कियानी साहब, जो सबूत आपको दिखाए थे वो नाकाबिल तर्दीद है। अगर किसी अदारे ने जो इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रही है, वजारत दाखिला को ये लिखा कि इनको ECL पे रखा जाए और ये जाके कहीं वही ना रह जाएं, तो फिर जो है वो उन्हें ECL पे जो है वो रखा जा सकता है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान ने हमें ज्वाइन किया। ज़ैगम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ज़ैगम साहब, मुल्क की सियासत जो है उसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? जो शुरू में भौचाल आया था, क्या वो भौचाल थमता देख रहे हैं या फिर ये तूफ़ान से किसी पहले की खामोशी है? देखिए, जो अव्वलीन भूचाल था, जो इमरान खान साहब का जो पहला प्लान था वो ये था कि हुकूमत को जल्द अज जल्द मजबूर कर दिया जाए कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। और उनका जो तरीक़ाकार था वो ये था कि सबसे पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालने की कोशिश की। उनका तमाम जो टारगेट था वो इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उससे बात नहीं बनी। दूसरे नंबर पे फिर उन्होंने अदलिया को टारगेट किया, काफ़ी अरसे करते रहे, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा बात नहीं बनी। और जो उन्होंने एक पब्लिक मोबिलाइजेशन की थी, बड़ी ज़बरदस्त पब्लिक मोबिलाइजेशन की थी, 50 के करीब जलसे किए थे और उन जलसों का जो इंतहाई पॉइंट था, हाई पॉइंट था, वो इस्लामाबाद में आके धरना देना था। बदकिस्मती से समहाउ वो उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, तो वो फिज़ल आउट हो गया। तो अब वो दोबारा से अपना एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इस वक्त जो एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान का जो माशी बहरान है उसकी वजह से लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और लोग ये नहीं देखते कि इस माशी बहरान के पीछे क्या वजूहात हैं, इसमें ख़ुद इमरान खान साहब का कितना कसूर है, मौजूदा हुकूमत का कितना कसूर है। वो तो ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है उसको इल्ज़ाम देते हैं। अब देखना ये है कि लोग उनका जो इस वक्त का नैरेटिव है उसको कितना बाय करते हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं हुई, जो पिछले उन्होंने कॉल दी थी कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें, उससे बहुत ज़्यादा नहीं निकले। मेरे ख्याल में जो इस पूरी इसका इम्तिहान है कि क्या हुकूमत स्टेबलाइज होगी या डिस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, जो आप कह रहे हैं मज़ीद एक भूचाल आएगा, वो हमें इम्तिहान मिलेगा 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शन का। अगर वो हल्के मिसाल के तौर पर 15 इमरान खान ले लेते हैं और 5 हुकूमत लेती है, तो फिर पंजाब हुकूमत के लिए ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पंजाब हुकूमत नहीं ठहरेगी तो फिर फेडरल हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आप जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको बढ़ता हुआ देखेंगे और इस हुकूमत की मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इसके उलट होता है कि जो हुकूमती पार्टी है PMLN वो पंजाब में 15 सीटें ले लेती है और इमरान खान साहब को 5 मिलते हैं, तो फिर पंजाब में भी PMLN की हुकूमत मुस्तकम हो जाएगी,
और मरकज़ में भी ये हुकूमत जो है, अब जो मखलूत हुकूमत है, ये मुस्तहकम हो जाएगी। एक तो ये बहुत ही अहम फैक्टर है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हुकूमत को फौरी इस्तेहकाम मिला है, वो IMF का प्रोग्राम है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है वो एक माशी जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ा था। तबाही इस तरीके से कि हम एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। मुल्क बहुत कम डिफ़ॉल्ट करते हैं, जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ी तबाही होती है। जैसे श्रीलंका में हम देख रहे हैं, फिर वहाँ तेल आना, वहाँ ज़रूरियात आना, खाने की चीज़ें आना, ट्रैवल आना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। उससे पाकिस्तान निकल आया है कि IMF के साथ जो पहली अंडरस्टैंडिंग हुई है, और फिर चीन ने जो $3.2 बिलियन का फौरी तौर पर पाकिस्तान को कर्जा दे दिया है, और उसके साथ अब मज़ीद जो हमारे पास डॉलर आने का रास्ता हमवार हुआ है, उससे एक ये होगा कि रुपए का गिरना बंद हो जाएगा, कुछ न कुछ महंगाई उससे कंट्रोल होगी, रिजर्व्स बढ़ेंगे। इससे हुकूमत को मेरा ख्याल है एक आसरा भी मिला है मईशत को संभालने का, और इसकी वजह से जो हुकूमत की साख है वो सियासी अदारों में भी मुस्तहकम होगी कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब ये देखेगी कि ये हुकूमत जो है मामलात को संभाल रही है, तो वो इलेक्शन की तरफ जाने पर कोई दबाव नहीं डालेगी। सही। अच्छा ज़ैगम साहब, ये भी कहिएगा, हमने देखा कि खान साहब की गुफ्तगू में न्यूट्रल का बड़ा जिक्र होता है, हर बार वो ये बात करते हैं। इवन अब तो फवाद चौधरी साहब भी कहते नजर आते हैं कि अगर अस्करी इदारा ना चाहता तो हुकूमत कभी ना गिरती। तो PTI की मौजूदा मेंटालिटी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इनकी पॉलिटिकली सिचुएशन, पॉलिटिकली पोजिशन इस वक्त क्या है? मेरे ख्याल में अगर हम इसको उनकी हिकमत अमली के टर्म में देखें कि उनका टारगेट क्या है और उसके लिए वो क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं। उनका टारगेट ये है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए, ये हुकूमत वक्त से पहले जाए और इलेक्शन हो। क्योंकि जो भी हुकूमत वक्त से पहले जिसको फोर्स आउट किया जाता है तो पाकिस्तान में उसका दोबारा जीतने का इम्कान बहुत कम होता है। तो उनकी ख्वाहिश है कि ये हुकूमत इस तरह से निकले कि ये ज़ाहिर हो कि उन्होंने इस हुकूमत को निकाल बाहर किया है, फिर उनके लिए जीतना आसान हो जाएगा। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अवाम में इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन आए कि हुकूमत मजबूर हो जाए, यानी पूरे पाकिस्तान से लोग निकल आए। वो तब होता है जब लाखों लोग सब शहरों में सड़कों पर आ जाए, हुकूमत मुअत्तल होकर रह जाए। उन्होंने मेरे ख्याल उसकी एक थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। पाकिस्तान में 1977 के बाद से इस तरह की बड़ी मोबिलाइजेशन जो है वो नहीं हुई। अब दूसरी जो बात है जो पहली से मिला के की जाती है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह कायल किया जाए या मजबूर किया जाए कि वो ये काम करे कि हुकूमत को मजबूर करे कि वो वक्त से पहले इस्तीफ़ा दे और इलेक्शन कराए। तो उनकी जो एक स्ट्रेटजी थी वो दोनों चीज़ों को थोड़ा मिला के थी कि पब्लिक एक तरफ से मोबिलाइजेशन की जाए और उस पब्लिक के ज़रिए से भी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए, और ख़ुद भी अपने बयानात से भी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ये काम करे। मेरे ख्याल को थोड़ा बहुत तो उनको शायद फ़ायदा हुआ था, कुछ रिलीफ तो उनको मिली, लेकिन जो उनका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि जिस लेवल पे जाके उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट किया है, जिस तरीके से उनकी ट्विटर ब्रिगेड ने इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोगों को ज़ाती तौर पे टारगेट किया है, मुझे लगता है कि उनका ये जो तरीक़ा कार है इससे उल्टा उनको अब नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि आप ये भी जहन में रखिए कि PTI के अंदर भी एक ऐसा खासा हल्का है, PTI एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो मिलिट्री एलिमेंट काफ़ी है। वो भी नाराज़ होगा इस पॉलिसी की वजह से और वो भी PTI से हट सकता है, उसका भी नुकसान हो सकता है। सही। अच्छा ज़ैगम साहब, ये तो PMLN और PTI की बात होगी। अब ज़रा अगर हम पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो जरदारी साहब की बात भी मैं चाहूँगी करना। प्लीज़ ज़रा जरदारी साहब, इस वक्त जो स्पेशली पीपल्स पार्टी की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ये आगे चल के क्या हो सकती है, उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, जरदारी साहब ने तो जो कुछ चाहते थे इस वक्त तक वो उन्होंने हासिल किया है। वो ये चाहते थे कि मरकज़ में हुकूमत तब्दील हो लेकिन सिंध में ना हो, वो हो गया। सिंध में वो बैठे हैं, मरकज़ में हुकूमत तब्दील हुई है, मरकज़ में और पंजाब में उनको हिस्सा मिल गया है। इस वक्त तक सूरत हाल ऐसी थी कि लगता था कि पीपल्स पार्टी ना कभी मरकज़ में अभी जल्दी आ सकती है ना पंजाब में आ सकती है। दोनों में हुकूमत में हिस्सा लेने से लोगों के जहन में ये तासुर उभरा है कि ये पार्टी भी ऐसी पार्टी है जो मरकज़ी तौर पर भी दोबारा हुकूमत में आ सकती है, सूबाई तौर पर भी आ सकती है। उनके वज़रा के पास एक मौका है पंजाब में भी और मरकज़ में भी कि वो लोगों के पास जाएं, उनको अपील करें, उनके काम करें, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। ये तो उनको फ़ायदा हो। और दूसरा उनको ये है, क्योंकि ये जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी से वोट मुस्लिम लीग नवाज़ ने नहीं छीने थे,
अगर आप वोटों का पैटर्न देखें पिछले 3 इलेक्शंस का, तो पीपल्स पार्टी से वोट जो है वो पीटीआई ने छीने थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का वोट मिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल अलग तरह का वोट है। अब पीटीआई के बाहर निकलने से एक मौका मिला है जरदारी साहब को कि वो अपने वोटों को वापस लाने की कोशिश करें। अब उनका टारगेट ये है कि पंजाब में वो अपना हिस्सा बढ़ाएं, सीटें उनकी बढ़ जाएं, मरकज़ में वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर बनकर सामने आए। अब क्या उसमें उनको कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये अगले इलेक्शन में लगेगा। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की अपील में कोई खातिर खा इजाफा हुआ है और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन तक पंजाब में कोई बहुत बड़ा डेंट डाल पाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारा मौजूद थे। और ज़ैगम खान, और आपको ये भी जान के यकीनन हैरानी होगी कि जितनी इस वक्त सियासी चपकलिश चल रही है, अब नज़र ये आ रहा है कि इसमें से फिज़ आउट होती जा रही हैं। देखना ये है कि क्या इमरान खान दोबारा वो तमाम तर एनर्जी अपने इस तहरीक जो वो कहते हैं उसमें डाल पाएंगे, या फिर ये मामला ठंडा ठंडा ही चलता रहेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। तशवीशनाक सूरत हाल ये बन रही है कि मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह दोबारा बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ 268 मस्बत केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, शरह 2.14 हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। पहले से ज़ेरे इलाज एक मरीज़ इंतकाल कर गया। कराची में भी कोरोना फैल रहा है। मस्बत केसेस की शरह जो है वो 5 तक जा पहुंची है, 5 तक जा पहुंची है। क्या वजह है कि अचानक फिर से हम देख रहे हैं कि कोविड सर उठाता हमें नज़र आ रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, क्या वजह है? डिफरेंट वेरिएंट्स का जिक्र किया जा रहा है जी कि ये वेरिएंट और ये वेरिएंट स्पेशली सिंध में बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो ये एक्चुअली अचानक से नहीं बढ़ा है कोविड। ये पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहा था ऑलरेडी। इसके वजूहत बहुत हैं। एक तो ये कि आखिरी वैक्सीन की जो डोज थी उसको तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ था उसको भी अब तकरीबन 6 महीने हो गए। याद करता ओमिक्रॉन का जो वेव था वो जनवरी-फरवरी में आया था। और फिर ये जो नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया भर में जो फैल रहे हैं, ये उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं जिनको वैक्सीन लगी हो और जिनको पहले कोविड हो भी चुका है। तो ये 3-4 चीज़ें मिलके अब ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बूस्टर शॉट का भी जिक्र हुआ था कि अगर मैं ये कहूँ कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीनेशन के बाद वो बूस्टर शॉट लगवाया, उनको भी ये अटैक करता है? जी, जिनको बूस्टर शॉट लगा है उनके अंदर भी अटैक बिल्कुल कर सकता है, मगर ये ज़रूर है कि जिनको वैक्सीन लगी है या नहीं, स्पेशली बूस्टर लगा है, उनके अंदर शिद्दत काफ़ी कम होती है, मौत की शरह काफ़ी कम होती है और ये ऑलमोस्ट हल्की फुल्की सी बीमारी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये लोकल वेरिएंट है या फिर ये कहीं बाहर से आया है? सो ये जो वेरिएंट्स हैं कोविड के, वो यूजुअली कोई 1 या 2 ऐसे होते हैं जो कि जो आराम से फैल सकते हैं और फिर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो ये ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जो सिर्फ लोकल ही है, ये पूरी दुनिया भर में अब यही वाला वेरिएंट BA.4 और BA.5 तेज से फैल रहा है। सही। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा था कि डिफरेंट जो वेरिएंट थे उनमें डिफरेंट सिम्टम्स हमें नज़र आते थे। तो प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा कि इस वेरिएंट के एक तो सिम्टम्स क्या वही हैं जो हमने पहले वेरिएंट में देखे थे और क्या ये आगे मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है? जी, तो सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जिसके अंदर यूजुअली नज़ला, जिस्म में दर्द, ये बुखार ये शामिल है। इसमें जो सूंघने की और चखने की सलाहियत है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है, वो इतना ये मुतासर नहीं होता। एंड शिद्दत के जहाँ ताल्लुक है तो रियली डिपेंड करता है किसको ये इन्फेक्शन हो रहा है। जो लोग जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, जिनके अंदर दूसरे मसले मसाइल हैं और ख़ासतौर पर जिनको वैक्सीन और बूस्टर नहीं लगी हो, उनके अंदर ये शिद्दत बिल्कुल इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ लास्ट में समझाएगा कि स्टिल वो लोग जिन्होंने ना पहली वैक्सीन लगवाई ना दूसरी वैक्सीन लगवाई, अब अगर थोड़ी अक्ल आ जाए उनमें, थोड़ा इस मामले को सीरियस ले लें वो, तो वो जाके वैक्सीन लगवा लें, तो अभी भी वो कवर कर सकते हैं अपने आप को? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई, बूस्टर नहीं लगाई, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप लगवा लें, बिकॉज याद रखें वैक्सीन को असर होने में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो एक दफ़ा आप अभी लगवाते हैं, अभी तो हमारे फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, निस्बतन कम है, तो अगर नंबर मज़ीद बढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड होंगे, आप बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, जिनको पुराना हुआ भी था कोरोना, जो इवन रिकवर भी हुए, उनको ये शिकायत था कि उनको अभी तक जो है
कुछ बाकियात हैं उनमें। अगर किसी को लंग्स का इशू हुआ था तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम अभी भी है। 6-6 महीने तक कुछ लोगों को टेस्ट बड्स उनके अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। उनके लिए कितना ख़तरनाक है ये कोरोना जो नया है? जी, तो कुछ लोग जिनको कोविड होने के कोरोना होने के बाद ठीक होने में टाइम लगा था, उनमें हम ये भी देख रहे हैं कि जिनको सेकंड टाइम होता है कोरोना, और हम ऐसे काफ़ी लोग देख रहे हैं जिनको जनवरी में कोविड हुआ था, अभी दोबारा हो रहा है उनको, तो उनको दोबारा से वही अलामात दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो ख़तरनाक ऐसा नहीं, मगर बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बताया कि कोविड होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी ज़िंदगी काफ़ी लोगों की नॉर्मल नहीं होती, ऑलमोस्ट 30% लोगों की नॉर्मल नहीं होती। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि दादोशुमारी बताते हैं कि मस्बत केसेस की जो शरह है वो 2.14 रही है, जो कि आई थिंक अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ज़्यादा अलार्मिंग हो सकते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को जब एक डॉक्टर मैसेज देता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कि लोग समझते हैं कि अच्छा अब तो कोविड ख़त्म हो गया, मास्क छोड़ दें, सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, बट मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दें कि नहीं, ये एहतियात आपने अभी भी बरतनी है। जी बिल्कुल। ये जो एक लोगों के दिमाग में बैठा था कि कोविड ख़त्म हो गया है, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। कोविड अभी भी है और कोविड दोबारा बढ़ रहा है। और याद रखें, मास्क जो है वो बिल्कुल पहनने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनकी दूसरे मेडिकल मसाइल हैं, या अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत करीब हजूम के अंदर हैं, तो उसमें डेफिनेटली आप मास्क पहने। ये भी ऑलमोस्ट वैक्सीन जितना आपको बचाता है, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो डेफिनेटली वैक्सीन लगा लें, बिकॉज अगर हम ये थोड़े से एहतियात अभी करेंगे जब नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर हम पुराने वाले जो एकदम से जो सर्ज आई थी उसकी तरह हम नहीं फंसेंगे। सही। एंड एक दफ़ा केसेस कम होंगे तो दोबारा मास्क उतर जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब एहतियात करें, एहतियात इलाज है। अभी आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइए। फैसल, बड़ा इजाफा करने की तैयारियां की जा रही हैं कराची के बिजली सार्फिन के लिए, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी है। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक तारीखी इजाफा है जो मांगा गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। अब तक समाअत के लिए नेपरा ने दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और 4 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है। 4 जुलाई को समाअत होगी, और अगर के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मिनोन कबूल की जाती है तो कराची के बिजली सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे पहले सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है, जिस पर 27 जून को नेपरा ने समाअत करनी, और अब के इलेक्ट्रिक ने भी इसी मद में बड़ा इजाफा मांगा है। ठीक है वहाब, आपका बेहद शुक्रिया। और इससे पहले हम प्रोग्राम में मज़ीद इश्यूज़ पर बात करें, मैं चाहूँगी ज़रा हम बारिश की सूरत हाल पर बात कर लें और हम जानें कि आगे आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा कराची में बारिश हो सकती है या फिर मुल्क भर में बारिश की क्या सूरत हाल रह सकती है। इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कल तो बड़ी खुल के बारिश हुई कराची में भी, और हम देख रहे हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी। सबसे पहले अगर मैं कराची की बात करूँ तो प्लीज़ मुझे बताएगा आज और आने वाले दिनों में, इस पूरे वीक में मौसम कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। आज तो दिन में ज़्यादातर गर्मी रहेगी, गर्म और मरतूब मौसम होगा। कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यानी उधर हब साइड, जो बलूचिस्तान की लसबेला और हब साइड पे कुछ आज दोबारा हीटिंग की वजह से एक्टिविटी आइसोलेटेड सी हो सकती है, कोई बिल्डअप होकर वहाँ मतलब लोकली वहाँ पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं कराची के, औरंगी हो गया, गडाफ टाउन हो गया और बैरिया टाउन, सुरजानी वगैरह, उन इलाकों में कोई थोड़ी गर्द आलूद हवाएँ चल के हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। लेकिन जनरली शहर में गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। और आगे 3-4 दिन, 4-5 दिन ऐसा कोई ख़ास वेदर नहीं है। अलबत्ता सी ब्रीज़ बहाल होगी जब शाम में या कल से, तो फिर उसके साथ जो लोकल क्लाउड्स, जो लो क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा तादाद में आएंगे, और बूंदाबांदी या फुहार जैसे पड़ती है ख़ासकर सुबह में, रात में, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगले चंद दिन तक यही मौसम रहेगा कराची का। अच्छा, और अगर बाकी जो मुल्क के दीगर हिस्सों की बात की जाए, हम देख रहे हैं अपर चित्राल में बर्फ़बारी हुई है कल, अनप्रेसिडेंटेड है ये?
देखिए वेस्टर्ली वेव जब आती है ना तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा डीप यानी उसके उसमें ज़्यादा स्ट्रांग वेस्टर्ली वेव थी ये। और जब स्ट्रांग वेस्टर्ली वेव होती है तो हो जाती है वहाँ पर जो ऊंचे पहाड़ हैं, यानी 8000 फीट से जो बुलंद पहाड़ होते हैं ऊपर चित्राल में, ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं। और इसी तरह से बाबूसर टॉप है और सवात में मालम जब्बा साइड है और स्कर्दू साइड पे भी, तो ऊंचे पहाड़ों पर हो जाती है। मतलब बेसिकली तो पूरा एक अच्छा तेज स्पेल था रेनफॉल का पूरे मुल्क में ये। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि वो ऊंचे पहाड़ों पर हवाएं जाकर ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, तो वो कुछ प्रेसिपिटेशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो भी फिर आती है नीचे। सही। अच्छा सरदार साहब, अगर हम पंजाब के मैदानी और बलाई इलाकों की बात करें तो मैं चाहूँगी इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा, स्पेशली मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहने वाली है? देखिए अगले चंद दिन कोई ऐसा मेजर वेदर नहीं है, अलबत्ता आइसोलेटेड सी एक्टिविटी जैसे जो इंडिया के साथ इलाके लगते हैं ना हमारे, मॉनसून करंट्स का उधर से अमूमन होती है पेनिट्रेशन, तो सियालकोट नारोवाल हो गया या ऊपर कश्मीर का इलाका हो गया। इसी तरह केपी के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर आज भी होगी, कहीं कहीं स्कैटर्ड बारिश होगी, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हो सकती है, कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है। लेकिन वो जो पिछले 4-5 दिन से कह लें 16 जून से शुरू हुआ था एक बड़ा ज़ोरदार स्पेल, खासकर 17 से अनवर्ड, तो वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब ये कि अगला स्पेल जो मानसून का बाकायदा स्पेल होगा वो शुमाली इलाकों में 28 जून से इंटर होने का इम्कान है जी। और फिर लोअर जो पोर्शन है पाकिस्तान का, यानी सिंध के थर पारकर डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर खास, इधर से 30 जून से अनवर्ड फिर ये सिलसिला चलेगा। कराची में भी 1 जुलाई को और या 2 जुलाई को फिर मानसून की पहली बारिश हो सकती है दोबारा से। ओके ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया मौजूद कर रहे थे। ज़रा आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। सूबाई काबीना इजलास में लोकल गवर्नमेंट बिल की मंजूरी और सूबाई वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। इजलास का एजेंडा समा ने हासिल कर लिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानिश मुनीर से। दानिश, काबीना के एजेंडे में मजीद किन नकात पर गौर किया जाएगा, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से काबीना के आज चौथा इजलास जो है वो दिन 11 बजे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें सूबाई वज़रा के तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी बिल जो है वो पेश किया जाएगा, जबकि महकमा जेल खाना जात के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी जो बिल है वो भी मंजूरी के लिए काबीना के रूबरू पेश किया जाएगा। इसी के साथ साथ पंजाब असम्बली पर विजिलेंस बिल, सेक्रेटेरिएट सर्विस बिल 2022 काबीना के रूबरू पेश किया जाएगा। और इसी के साथ साथ डायरेक्टर जनरल पंजाब साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री डॉक्टर ताहिर अशरफ की मुलाजमत में तौसीक की मंजूरी जो है वो दी जाएगी। इसी के साथ साथ डीजी डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत, खुराक और ड्रग अथॉरिटी की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। और इसी के साथ जो है वो महकमा ज़राअत, खुराक और ड्रग के अथॉरिटी में ग्रेड 5 के 277 मुलाजमीन की तैनाती पर पाबंदी जो की गई थी उसको ज़ेरे गौर लाते हुए उसकी भी मंजूरी जो है वो काबीना के आज के इजलास में दी जाएगी। ठीक है दानिश, बेहद शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आज 23 जून वर्ल्ड ओलंपिक डे है। खेल और फिटनेस की हौसला अफजाई के लिए हर साल हम देखते हैं कि 23 जून को एक बैनुल अक़वामी प्रोग्राम होता है। इस दिन 1894 में बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी तश्कील दी गई थी और इस दिन का मकसद है कि दुनिया भर में जितने भी ओलंपियंस हैं उनकी हौसला अफजाई करना और इस दिन को मनाना, ताकि लोगों को खेलों की अहमियत का पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो हमारे पास पाकिस्तान में ओलंपियंस जो हैं उनकी एक सुनहरी तारीख़ है। हॉकी की जब बात होती थी तो गोल्डन मेमोरीज है हमारी ओलंपिक्स के साथ, और इसके अलावा बीच में एक थोड़ा सा डल पीरियड ज़रूर आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर माजी करीब में हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स में जो है वो हम जो है ना सिर्फ ये कि अच्छा परफॉर्म किया बल्कि नियर टू स्टैंड आए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स जो है ओलंपियंस या फिर खेल की इतनी जो सहूलियात हैं अदर देन क्रिकेट, शायद वो इतनी ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो इस सब पे आज हम बात करेंगे। हॉकी की हमने बात की है, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम जिन्होंने हाल ही में बड़ा नाम कमाया, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब और अरशद भाई। सबसे पहले समी साहब आपसे हम शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, एक ओलंपियन होना कितना बड़ा एजाज़ होता है, ज़रा ये तो शेयर करें हमसे। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि एक जो खिलाड़ी खेलता है एमेच्योर गेम, उसके लिए बड़ी मिराज होती है कि वो ओलंपियन बने, और यही ख्वाब था जो 1976 में मॉन्ट्रियल में हुआ, उसके बाद 1980 के मॉस्को ओलंपिक में नहीं हो सका।
तो एक आदमी के लिए यही मिराज। और मैं कहता हूँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे आपने कहा कि इसकी जितनी तरवीज की जाए, जितना इसका प्रचार किया जाए, तो बच्चों को कम से कम पता चले कि स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अगर पॉजिटिव देखनी है अपने कौम को, एग्रेसिव देखना है, प्रोग्रेसिव देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स हो, ताकि बच्चे सीखें किस तरह टॉलरेंस होती है, किस तरह चीज़ें शेयर करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ओलंपियन हूँ और इस तरह हमारे बहुत सारे ओलंपियन पैदा हुए, रेसलर भी हुए, बॉक्सर भी हुए, जिन्होंने मुल्क के कौम का नाम रोशन किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से अरशद नदीम भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अरशद, वर्ल्ड ओलंपिक डे है आज, आप मौजूदा दौर के हीरो हैं, बहुत सारे हमारे नौजवानों के लिए आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी हैं। आप इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि हम जब जब आपका नाम लेते हैं ना फैसल, फ़ख्र से नाम लेते हैं आपका। तो प्लीज़ आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे आप? जी अरशद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम आई थिंक जैसे कि महक आप कह भी रही थी ना, हम जरा अपनी मेमोरी लेन को दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अरशद अच्छा, ने देखिए मनाजिर भी जी हाँ, ये तो इनकी प्रैक्टिस के थे ना ड्रिल, और ये वो मंजर था कि जब अरशद ने टॉप 5 के लिए क्वालिफाई किया था। हमारे हर मुल्क में पाकिस्तानी के लिए खुशी का दिन था ये, हर पाकिस्तानी हमारे मुल्क में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? सहूलियात की। दिस वाज वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स। और इस वक्त जब अरशद ने ये जेवलिन फेंका था तो इनका जो मुकाबला था ना इंडिया के नीरज पांडे से, आप उनके पास सहूलियात और स्पॉन्सर देख लें और उनकी कोचिंग स्टाफ देख लें, उनका कितने अरसे से ट्रेनिंग चलती आ रही वो देख लें। दिस वाज द प्राउड मोमेंट। और हम प्राउड मोमेंट इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ओलंपियंस जिनके पास नामसाइद हालात हैं, सहूलियात इतनी नहीं होती हैं, प्रॉपर गेयर नहीं होता, प्रॉपर कोचिंग स्टाफ नहीं होता, एंड अदर देन द इवेंट उनको कोई माजरत के साथ कोई पूछता भी नहीं है, तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल होती है। लेकिन इसके बावजूद सोचे इतना टैलेंट है, अगर इनको प्रॉपर कोचिंग मिल जाए मतलब कहाँ ही चले जाए। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं जिनकी तरफ ये जा रहे हैं, तो अगेन वही कि हमारे पास उस लिहाज से कोचिंग स्टाफ नहीं है जिस लिहाज से होना चाहिए। खैर ये तो एक अलग इशू है। अरशद से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, अरशद नदीम से दोबारा बात करते हैं। अरशद बताएगा, जैसे कि मैं कह भी रही थी कि माशाल्लाह फ़ख्र है हमारे लिए और क्या कमाल का आप खेले, और जब जब आप नज़र आते हैं ना दिल से दुआ निकलती है कि भाई आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं, नौजवानों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है आप। तो आज वर्ल्ड ओलंपिक डे, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना समा टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, और पाकिस्तानी कौम का जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अचीवमेंट दी है और मैं ओलंपियन बना हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक ओलंपियन के अपने साथ ओलंपियन का नाम लगाना बड़ी बात होती है, तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने मेहनत की है और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और इंशाल्लाह जैसे आगे कंपटीशन आ रहा है उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। जैसे कि मैंने ओलंपिक्स में इतना बड़ा परफॉर्म किया, मेडल तो नहीं जीत सका, लेकिन इंशाल्लाह वो कहते हैं कि जितनी इंसान की मेहनत होती है अल्लाह ताला उसी हिसाब के उनको फल देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जितने भी कंपटीशन आ रहा है उनके लिए भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करूँगा और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँगा। कॉमनवेल्थ की तो हम आपसे बात करेंगे अरशद, लेकिन समी साहब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, कहाँ आ गए हैं हम इस तमाम सूरत हाल में? 48 एडिशन समर ओलंपिक्स में कहाँ 10 मेडल, उसके बाद जब भी आप लोग भी ओलंपिक्स में गए पोडियम पर आए, हाँ एक दो ऑफ वाक़यात रहे कि जहाँ पे बिल्कुल करीब करीब हम जो है वो गोल्ड से थोड़ा से दूर रह गए, लेकिन इसके बावजूद हम पोडियम पे तो आते थे, हम स्टैंड पे तो आते थे। क्या हो गया कि इतनी सारे मेडल्स लेने वाली ओलंपियन टीम वो अब कंटिंजेंट पूरा नहीं भेज पा रही है ओलंपिक्स में? हमारे पास 20 से ज़्यादा प्लेयर नहीं होते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में जी बिल्कुल देखा जाए बिल्कुल गलत प्लानिंग, और उसमें यह है कि जो फेडरेशंस हैं उन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया कि किस तरह हमारी हॉकी नीचे जा रही है, इसको ऊपर लेके आए। अरशद की बात बिल्कुल ठीक है कि इस जैसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं जो जेवलिन फेंके, और हम सब उस वक्त देख रहे थे कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे 5वें नंबर पे, लेकिन कोई मैं कहता हूँ बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ अब जो आप बता रहे हैं कि गेम हर एक मुल्क खेलता है अपनी तहीं जितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ आ गई, इतनी मॉडिफिकेशन आ गई, इतनी उसमें टेक्निक्स चेंज हो गई, रूल्स चेंज हो गए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और इस वक्त मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट हर स्पोर्ट्स में है, सिर्फ उनकी ग्रूमिंग चाहिए।
जिस वक्त हमने उनके ग्रूमिंग सेंटर बना लिए, फैसिलिटी दे दी, उनको बाहर की वीडियोज़ ऑडियोज़ दिखा दिए, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये नहीं कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन हम पोडियम पे आ सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आ सकते हैं हम। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फ़ाल करे, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी को फ़ाल करे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बेहतर करने की तरगीब दे। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट है और इंशाल्लाह बाजी की तरह नाम रोशन होता रहेगा। हॉकी की हमें अफसोस है कि हम क्वालिफाई कर नहीं पाते, वर्ल्ड कप से हम बाहर हैं। तो ये चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए और फेडरेशन को भी सोचना चाहिए कि कहाँ ख़राबी है कि हम जापान से हार रहे हैं, हम कोरिया से हार रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 4 साल में हमारी हॉकी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि लोग बेहतर हों, आगे ऊपर अच्छे खिलाड़ी आएँ, अच्छी सिलेक्शन हो और अच्छे ऑर्गेनाइज़र हों। तो सही। अच्छा अरशद, जैसे कि हम पहले कॉमनवेल्थ गेम की भी बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी इस हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा बता सकें, डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकें, आपकी तैयारी कैसी है, कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी बिल्कुल, अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट को, जैसे अभी सर ने बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम तो करिए लेकिन मज़ीद अच्छे तरीके से काम करे। तो हमारी स्पोर्ट्स जो है, पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकें। और गवर्नमेंट को चाहिए, वैसे तो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब हैं, सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं। और जैसे कि मुझे अभी स्पॉन्सर मिला है, ज़ाहिद हुसैन साहब हैं, अली साहब हैं, तलहा साहब हैं, उनकी पूरी मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे कि आगे मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है जुलाई में अमेरिका में, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है और वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है, उनकी तैयारी के लिए माशाल्लाह वो बड़ा वर्क कर रहे हैं। और मैं भी, सलमान भट्ट साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, वो भी अफोर्ड कर रही है, लेकिन जैसे हमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ है, इस तरह की हमें अगर फैसिलिटीज़ इधर पाकिस्तान में मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पोर्ट्स बहुत आगे जा सकती है। अच्छा समीउल्लाह साहब, आप करता धरता रहे हैं टीम के भी, और आपने देखा है इंतज़ामी तौर पे भी मामला किस तरह चलते हैं। स्पॉन्सरशिप नहीं होगी, कोई स्पोर्ट नहीं चलेगा। तो कहाँ लैकिंग आती है? क्योंकि जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो करते हैं स्पॉन्सर, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं आप? एक तो माजी में हमने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन उनको हमने अकाउंट्स नहीं दिए, उनको बताया नहीं कि इतने पैसे मिले, हमने कितने पैसे खर्च किए। ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। फिर जब पाकिस्तान हॉकी की अगर रैंकिंग 18वें नंबर पे होगी तो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यही इसकी रैंकिंग हम पहले 4 में कर दें, पहले 5 में कर दें, तो मैं कहता हूँ जितने बैंक्स हैं, जितने बाकी अलाइड इदारे हैं, मल्टीनेशनल हैं, वो ज़रूर स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरा हमेशा यही आर्गूमेंट रहता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से और स्पोर्ट्स बोर्ड से कि हम जब तक रैंकिंग किसी भी स्पोर्ट्स की बेहतर नहीं करेंगे, स्पॉन्सर नहीं आएगा, क्योंकि उनको माइलेज नहीं मिलेगी। और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए। जैसे माजी में हम देखें कि ड्रिंक्स की आपस में कंपटीशन होता रहता था, कभी पेप्सी और कभी कोक कहता था कि जी हमें स्पॉन्सरशिप मिले चैम्पियंस ट्रॉफी की, एशिया कप की, पाकिस्तान की ओलंपिक कॉन्टिजेंट की। तो ये चीज़ें बड़ी आसान हैं और साथ वाले मुल्क में हो भी रही हैं। तो क्यों ना हम इस तरफ कंसंट्रेट करें। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत अच्छी जगह है, इसको और इक्विप करना चाहिए। जब तक इक्विप नहीं होगा, वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी, ग्रूमिंग नहीं होगी, तो कोई स्पोर्ट्स आगे नहीं जाएगी। और उसमें फिर मैं वही कहूँगा कि लोकल फेडरेशन जो हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इसको बेहतर काम करना चाहिए। जब बेहतर काम करेगी तभी अंडर 16, अंडर 19 और फिर सीनियर टीम बनेगी। ठीक। अच्छा अरशद, आप मुझे बताएगा, आपको कभी स्पॉन्सर का कोई मसला रहा है या कभी ऐसा हुआ है कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि स्पॉन्सर चाह रहे हो, मिल ना रहे हो, रिक्वेस्ट भी कि उसके बावजूद आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि 18वें नंबर पे हमारी जो टीम है वो हॉकी जा रही है। तो जैसे इन्होंने बताया कि अगर चौथे 5वें नंबर पे अगर इंसान की पोजीशन आए ओलंपिक्स में या एशिया में आए, तो फिर जाके जो प्राइवेट अदारे जो स्पॉन्सर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस लेवल पे इंसान पहुँच के उसके बाद स्पॉन्सर करता है तो ठीक है, इंसान की वो कहते हैं कि पोजीशन पहले 3 में आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले, जैसे मैंने अभी ओलंपिक्स में मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया है, पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ हूँ मैं, तो तब मेरे पास अपना जो है वो स्पॉन्सर नहीं था।
जी। जैसे कि एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब ने बड़ा वर्क किया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया है, तो इन सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो इसी तरह अगर स्पॉन्सर कोई प्राइवेट या मुझे स्पॉन्सर करता तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं आज कोई गोल्ड मेडल लेके आता। तो यही वजह है कि जब हम आ जाते हैं, जैसे कि पहली और दूसरी तीसरी चौथी 5 पोजीशन भी आते हैं, तो फिर जाके लोगों को पता चलता है कि यार ये किसी जगह पे आके खड़ा है, तो फिर स्पॉन्सर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले अगर स्पॉन्सर किया होता तो शायद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ओलंपियन चैम्पियन होते। अच्छा, और अरशद, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा उस मेमोरी को दोबारा थोड़ा रीलिव करते हैं जिस वक्त आप मुकाबले में थे, आपको और आपके सामने भारत के नीरज पांडे के अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक से भी तगड़े कॉम्पिटिटर्स थे। आप खड़े हुए, आपने अपना रन किया और फिर उसके बाद आपने जेवलिन थ्रो किया। उसके बाद जब आपको लगा कि जी 5वीं पोजीशन आई और आपने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, ये सारी कहानी ज़रा अपने अल्फाज में बताएं, फीलिंग कैसी थी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी बड़ी अच्छी थी। अपना जो मेरे फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करवाई थी, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और देखा जाए तो मैंने जब क्वालिफाई किया फाइनल के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप थी कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। जैसे फाइनल में आए तो अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 10 से 12 लड़के अपना खिलाड़ी थे जेवलिन थ्रो के 90+ के। तो उसमें एक जर्मनी के थे जिन्होंने 97 मीटर ओलंपिक से तकरीबन 2 माह पहले उन्होंने की है थ्रो, तो वो पहले 8 में नहीं आए। तो ये एक आप समझ लें कि उस वक्त दिन था जो चोपड़ा भाई है उनका, तो हमने बड़ी कोशिश की कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंसान ने मेहनत की होती है उसी हिसाब से अल्लाह ताला उनको फल देता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 5th पोजीशन हासिल की। अगर मैं पहले 8 में भी ना आता तो इंसान क्या कर सकता था। बिल्कुल, और जैसे कि आपने तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इंडिया के अगेंस्ट की बात की ना, टीम स्पोर्ट अगेन अगर हॉकी की बात करें समी साहब, तो एक वक्त था जब फील्ड हॉकी, ग्रास हॉकी पे पानी भी नहीं पीने दे रहे थे आप लोग पड़ोसी मुल्क को। इसके बाद इवन लेट 2000 में भी, अर्ली 2000 में भी आप देखें तो वहाँ तक भी रेहान भट्ट और सुहेल अब्बास ने नाक में दम करके रखा था। अचानक से क्या हुआ कि वो आज कहाँ हैं, और अचानक से क्या हुआ कि हम आज यहाँ हैं? उसमें शकील अब्बासी भी थे, वसीम फिरोज उससे पहले थे, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी थे। मैं फिर वही कहता हूँ, जैसे असद भी कह रहे हैं कि सही टाइम पे सही परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए कि उनकी मेंटली और फिज़िकली उनकी ग्रूमिंग हो। कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, टेक्निक्स तब्दील होती जा रही हैं, गैजेट्स नए नए आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर खिलाड़ी को तैयार नहीं होगा मेंटली और फिर मैं कह रहा हूँ फिज़िकली, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उसके लिए अभी भी अगर हम जैसे हमारे ज़माने में थी कि अंडर 17 थी, फिर अंडर 19 थी और फिर सीनियर टीम थी, अगर इस तरह करें पंजाब यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से आप क्वालिफाई करते थे और फिर जाते थे, अगर ये सिस्टम शुरू किया जाए, और इसमें इतने पैसे भी खर्च नहीं होते क्योंकि ये सारा सिस्टम लोकली है। अगर आप 5 बिलियन 7 बिलियन खर्च कर देंगे एक साल में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इस तरह प्रोग्राम बनाएं तो फिर आगे आपके पास नंबर ऑफ़ प्लेयर्स अगर ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ प्लेयर में से सिलेक्शन आसान होगी। अगर खिलाड़ी आपके पास 500 होंगे टोटल पूरे पाकिस्तान में तो उसकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो क्लास खिलाड़ी हैं वो चंदे की होते हैं तकरीबन 20-25। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना पूल बढ़ाएं, हम अपने नंबर्स बढ़ाएं। जब नंबर्स बढ़ाएंगे तो उनको आपस में कंपटीशन मिलेगा और उनका टेम्परामेंट बनेगा। यही टेम्परामेंट पिछले सालों में आप देखें, जैसे आपने सुहेल अब्बास का दिया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया और अभी तक उसी के पास है पेनल्टी कॉर्नर का, तो उसने अपनी इंडिविजुअल मेहनत की और उसके सपोर्ट भी मिली फेडरेशन से। ये चीज़ें कर ले हम तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है और हम इस आबादी में इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी गो के नहीं है, उसके बावजूद भी खेलने का रुझान है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे खेलें, तो उसके लिए अगर हम और मैदान दें और अगर इक्विपमेंट्स दें तो पाकिस्तान की हॉकी टीम बेहतर हो सकती है। और फिर वही है कि नंबर्स ऑफ़ प्लेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। जब तक नंबर ऑफ़ प्लेयर नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए सिलेक्शन जो है इतनी आसान नहीं होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। समीउल्लाह और अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पाकिस्तानी ओलंपियन। और यकीनन जब हम खेलों की बात करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पॉन्सर्स होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा कराची की बात करते हैं। जब कराची की बात करते हैं तो कराची के खानों की क्यों ना बात करें। कराची के खाने अपना एक अलग टेस्ट रखते हैं और हर इलाके का खाना एक अलग है।
खाना आपने खाया यकीनन, कोरंगी की मैं बात करूँ तो अच्छा, फैसल गए हैं मैं- वहाँ पे मुझे याद और फैसल ने क्या कुछ खाया, कैसा टेस्ट था, आपको दिखाते हैं। उस्ताद डबल ए घूम के आ गया सारी चौरंगी, लेकिन नहीं देखा ऐसा इलाका जो कि हो ब्यूटीफुल लाइक कोरंगी। हम मौजूद है कोरंगी में और आज कोरंगी के बहुत ही ख़ास और जो पकवान है मज़ेदार, उनसे जो है आपका तारुफ कराएंगे। भूख लग रही है मुझे, आइए पुलाव ठंडा ना हो जाए। मैं तकरीबन यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और यहाँ का खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह यहाँ का पुलाव हो गया, ज़ाफ़रानी कौरमा हो गया, माशाल्लाह यहाँ पर हर चीज़ जो है ना हमारी मज़ेदार है। मैं यहाँ से तकरीबन 2.5 साल पहले से आ रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो है पुलाव। अक्सर यूनिवर्सिटी से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं खाने पीने, जैसे कि अभी हलीम खा रहे हैं हम लोग। ये हलीम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, दैट्स वाई हम लोग काफ़ी टाइम से इधर आ रहे हैं। यहाँ का पुलाव बड़ा VIP है, ज़बरदस्त है, टेस्टी है। खाना तो बेहतरीन है, काफ़ी टाइम से खाते हुए आ रहे हैं। मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे बीफ पुलाव लगता है, अच्छा मैं वही खाने यहाँ आया हूँ। यहाँ जो दूर दूर से लोग आते हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी जो क्वालिटी है ना वो सबसे बेस्ट है। यहाँ का जो भी मटेरियल है सब एक नंबर है और मुनासिब रेट है, क्वालिटी बेहतरीन है। और उस्ताद ये आ गया है मशहूर पुलाव, ये रायता, क्योंकि पुलाव और रायते का रिश्ता अटूट है, सलाद, और ये है कोरमा। एक कमाल, बल्कि बवाल। पुलाव तो कमाल है, कोरमा भी दिखने में बहुत अलग लग रहा है। आपको थोड़ी देर बाद कोरंगी की मशहूर जो है सौगात वो भी खिलाएंगे। वाह, बेहतरीन। पलट तेरा ध्यान इधर है, सबसे मशहूर कोरंगी की हलीम इधर है। अब पुराना इलाका है कदीम, तो कदीम इलाके के कदीम पकवान में से एक है हलीम। तो आइए ये चखते भी हैं और आपको बताते भी हैं कि क्या जादू है इसमें। चलो उस्ताद। हमारी रगों के अंदर और नस्लों के अंदर बसा ये काम, लेकिन स्पेशली अगर हलीम से अगर आप बात करें तो हलीम मेरे ख्याल से शायद इसे कुछ नहीं कोई तकरीबन कोई 26-27 साल से तकरीबन है। हलीम में मुख्तलिफ तो मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि लिए मेरे ख्याल से शायद वही दालें होती हैं, वही गंदम होता है, वही गरम मसाला होते हैं। तो बस ये है कि ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। एक होता है कि एक इंसान के हाथ का टेस्ट होता है, वो अल्लाह ताला एक मुनफरिद कर देता है इंसान को। एक अल्लाह पाक रोज़ी देने वाली एक ज़ात है। आप देखें कि एक 50 बिरयानी वाले होते हैं, 50 हलीम वाले होते हैं, बस ये अल्लाह की ज़ात है जो एक रिस्क देने वाली है। अल्लाह पाक सबको चला ही रहा है। तो बस ये एक अल्लाह का एहसान है, एक अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्हीं दालों के अंदर और उन्हीं मसाले जात के अंदर जो एक अल्लाह ने हमारे वालिद साहब के हाथ में या दादा के हाथ में एक जायका रखा। ये हलीम बहुत अच्छा है, अक्सर बेशतर मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए लेकर जाते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। हलीम यहाँ का अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। हम भी वहाँ काफ़ी दूर से आए यहाँ पे हलीम खाने के लिए। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। और मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज आपने देखे होंगे, उनमें से एक बड़ा मशहूर है, दैट्स आकुपंक्चर। सुना तो होगा आपने, और ये इंतहाई क़दीम चाइनीज़ जो है इलाज है, जिसमें नीडल्स होती हैं और उनको बॉडी के मुख्तलिफ जो है प्रेशर पॉइंट्स पे, ठीक है, उनको इंसर्ट किया जाता है और फिर उससे इलाज किया जाता है। अब ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और पाकिस्तान में इसको किस नज़र से लोग देखते हैं, इस पे हम सब बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कल रिटायर्ड डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, जो कि आकुपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, आकुपंक्चर प्लीज़ हमें बताइएगा कि कितना कदीम ये इलाज है और पाकिस्तान में ये कैसा चल रहा है? आकुपंक्चर सबसे पहले तो मैं नहायत मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने मौका दिया
कि एक ऐसे बेहतरीन इलाज से मैं अपने अवाम को मुतला कर दूंगा जिसकी आज तक हम अफादियत को न पूरी तरह समझ सके, न उसका इस्तेमाल कर सके, न फ़ायदा उठा सके। बैरूनी मुल्कों में स्पेशली वेस्ट में आजकल ये इलाज प्रायोरिटी 1 है बहुत सी डिजीज़ों में। मैं अभी नाम बताऊंगा आपको। ये 1400 साल पुराना चाइनीज़ तरीक़ा इलाज है जिसमें सुइयाँ, बारीक बारीक सुइयाँ मुख्तलिफ़ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगाकर इलाज किया जाता है। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि ये इंसान की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि ही इज़ एबल टू फाइट विद द डिज़ीज़। इसलिए बहुत सी ऐसी बीमारियां जहां पर एलोपैथिक मेडिसिन, मैं ख़ुद भी एलोपैथिक डॉक्टर हूं, हम मायूस हो जाते हैं, मरीज़ को ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, वहाँ पर एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। मैं मशहूर बीमारियों का नाम बताऊंगा। मसलन सबसे पहले तो मैं कहूँगा दमा। एक ऐसा मर्ज़ है जो सब कहते हैं दमा दम के साथ, लेकिन यकीन कीजिएगा कि दमे के मरीज़ को इवन इन द एक्सट्रीम एज जो पेशेंट ऑक्सीजन पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, उसका इलाज भी एक्यूपंक्चर से बड़ा खूबसूरत तरीक़े से और कामयाब किया जाता है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जोड़ों का दर्द, इसमें ख़ास तौर पर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे हम कहते हैं गठिया का दर्द, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि बेचारे को तमाम उम्र स्टेरॉइड्स खाने पड़े, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि मैंने बताया कि एक्यूपंक्चर आपके अंदर से ही वो तब्दीलियाँ लाएगा जो उस डिज़ीज़ को कवर करेंगी और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। फिर एक और कॉमन चीज़ जो आजकल ज़माने में है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इतना शदीद दर्द होता है, अब ये इतना नाजुक जगह पर वो वर्टिब्रे ख़राब हो चुके हैं जिसका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, लेकिन एक्यूपंक्चर उसमें इतना प्यारा इलाज है कि मैं यकीन से बता रहा हूँ कि मुश्किल से 12 दिन का हमारा एक कोर्स कहलाता है। अच्छा। मुश्किल से 3 कोर्सेज लगते हैं विद इन 12 दिन के इंटरवल ऑफ 10 डेज एंड 15 डेज। और विद इन 3 कोर्सेज द पेशेंट इज क्योर्ड, यू नो। अच्छा डॉक्टर, मैं चाहूँगी थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप जी मैं अभी बताऊँगा। मैं चाहूँगी फैसल जी मैं बताऊँगा। ये सबसे बड़ी बात ये बताऊँगा कि ये 1400 साल पहले मैं ये कहूँगा कि वो शख्स जो कि जिसने सिखाया वो इन पॉइंट्स को कैसे डिटेक्ट करता था। अभी देखिएगा ये एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैं लगाऊंगा तो देखिए बिलीव करना शुरू कर देगा। ये दिस इज द प्रेशर पॉइंट्स है, दिस इज एक्यूपंक्चर पॉइंट, दिस इज वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई जस्ट टेल यू, ये देखिए दिस इज द पॉइंट। ओके, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी खूबसूरत बात सोचने की आई कि पॉइंट टू पॉन्डर कि 1400 साल पहले उसने ये मशीन तो नहीं थी, कैसे उसने बताया था। तो वहाँ पर हम जब गए सीखने के लिए तो वो मास्टर कहते थे, अवर मास्टर्स हैव टोल्ड अस दैट मास्टर कुड बी ए प्रॉफिट, नबी, रसूल। ये अरबों का ठेका तो नहीं है कि रसूल ही आएंगे, जहाँ भी इंसान होगा नबी रसूल, हिदायत तो पूरी दुनिया के जाएगा। तो मेरा यह ईमान बन गया वहाँ पर रहते हुए कि ये किसी अल्लाह के किसी बुज़ुर्ग ने, नेक वली ने या नबी ने इनको ये इल्म सिखाया है, क्योंकि वो उस मास्टर का नाम बड़ी इज़्ज़त से लेते थे और वो कहते थे कि द मास्टर्स हैव टोल्ड अस एंड मास्टर्स आर नेवर रॉन्ग, दे हैव टोल्ड अस दिस थिंग। तो वो मास्टरों ने इस पॉइंट को जो आज हम इस मशीन से डिटेक्ट करते हैं और हमें इसी से सिखाया जाता है, वो कैसे उसने डिटेक्ट किया। इट मीन्स नेचर हैज़ गाइडेड हिम और वो फिर उसने अपने दूसरों को सिखाया। अब इन्हीं नुक्तों पर इसकी खूबसूरती ये है इस इलाज की कि इन्हीं नुक्तों पर अगर हम ये सुइयाँ लगाएं, जो कि देखिएगा बहुत ही बारीक सी सुइयाँ हैं जिसको हम लगाएंगे, और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस पॉइंट पर अगर हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर ये बारीक सी सुई जो शायद आपको कैमरे में नज़र भी ना आ सके वो हम लगाएंगे, और लगाने के बाद आप देखिएगा उस नुक्ते पर न तो आपको दर्द होगा और न ही आपको खून निकलेगा। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ नहीं। डॉक्टर साहब ये नीडल कितनी सेफ होती है? बिल्कुल सेफ है। स्टरलाइज नीडल हमने अभी निकाल कर लगाया ना आपको कि स्टरलाइज नीडल होगी और ये इसी तरह से स्टरलाइज नीडल ही मरीज़ों को लगाई जाएगी। उस मरीज़ के वो नीडल्स अलग रख दी जाती हैं, स्टरलाइज होती हैं, रोज़ वही लगाई जाती हैं। देखिए अब मैंने इस नीडल को आपको निकाल लिया, देयर इज़ नो ब्लड एट ऑल। यस। अच्छा, ये इसके पीछे क्या मिथ है, क्या राज है? राज मैं बताया ना आपको कि ये एक्चुअली इट प्लेज विद द बॉडी एनर्जी ऑफ द बॉडी के साथ ये काम करता है। अच्छा, ये जो हमने सब किया है इसका
क्या मुझे वो अब ये इसका जो हमने ये पॉइंट है ना, ये एक दिस इज कॉल्ड एनर्जी पॉइंट। इवन जो कमज़ोर लोग होते हैं या जिसमें वो बीमारियां जहाँ पर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत गिर रही होती है, वहाँ पर ये पॉइंट हमेशा यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी पॉइंट। यानी कि ये प्रोसेस करके मेरे जो अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ी है, ये एनर्जी यहाँ से एक्टिवेट होगी। और उसमें उनका ये है, मिथ ये है कि एनर्जी के जिस्म में 12 चैनल्स हैं जिसमें एनर्जी बह रही है, 5-6 सामने और 6 पीछे, उनमें बाकायदा एनर्जी बहती हुई है, लेकिन चूँकि वो नज़र तो नहीं आती। ये उस वक्त तक काफ़ी अर्सा की एक माइथोलॉजी रही कि बहती है, बस बहती है। लेकिन जब ये वेस्ट में इल्म गया और ये आफ्टर 75 और 76 चेयरमैन माओ ने मेहरबानी की दुनिया पर, उसने कहा बदबख्तों ये सिखाओ लोगों को, इतना प्यारा इल्म है, तुमने अपने अंदर कैद किया हुआ है, इसको लोगों को सिखाओ। तो सबसे पहले पाकिस्तान के 3 डॉक्टर आर्मी के गए सीखने के लिए, ज़िया ने हमें भेजा कि तुम जाओ सीख कर आओ, और हमने वहाँ सीखा। तो उस वक्त तक ये सिर्फ माइथोलॉजी थी कि यहाँ से जाता है, ये पॉइंट हैं, ये ट्रैक हैं जो बने हुए प्रिंटेड हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जब ये वेस्ट में पहुंचा तो वेस्ट ने इस पर बाकायदा रिसर्च की कि इज़ इट ट्रू और नॉट, कि सिर्फ कहानी है। तो जर्मनी ने एक ऐसा अपरेटस बनाया कि वहाँ पर नंगे पैर उस मशीन पर अगर मरीज़ को खड़ा कर दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 12 चैनल्स हैं, मुख्तलिफ नाम है, स्टमक चैनल, कार्डियक चैनल, हार्ट चैनल, लंग्स चैनल। तो उसने बटन दबा दिया, लंग चैनल का बटन दबाइए तो जो लंग चैनल की एनर्जी है वो पूरा का पूरा वो ट्रैक नज़र आ जाएगा उसमें। दैट प्रूव्स कि येस, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, उन्होंने कहा कि ये पॉइंट क्यों बिलीव करता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट इज़ डिफरेंट दैन द सराउंडिंग स्किन। आप इधर उधर फेरिए कहीं नहीं करेगा, लेकिन जो ही उस पॉइंट पर आएंगे, इट मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट इज डिफरेंट देन द अदर स्किन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती कि ये सिर्फ कुछ सेलेक्टिव बीमारियों का इलाज होता है या सारी बीमारियां? सब बीमारियों का इलाज है। मैं अभी बीमारियों की तरफ अगर आऊँ, मैं मोटी मोटी बीमारियों का नाम लूँगा। जोड़ों का दर्द मैंने बताया, गठिया का दर्द, इवन द डॉक्टर सेड कि रिप्लेसमेंट इज़ द ओनली आंसर फॉर द नीज। प्लीज़ डोंट गो फॉर ऑपरेशन। इंशाल्लाह कैन अश्योर यू एक्यूपंक्चर, लुक फॉर द एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट इन योर सिटी एंड उससे मदद लीजिए, उससे आपका इलाज होगा और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेशन। पाकिस्तान में कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? बहुत ज़्यादा। इसमें हर बड़े शहर में आज पाकिस्तान के अंदर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं। और एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर की सबसे बड़ी निशानी ये है, ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट डॉक्टर, क्योंकि चाइना वाले भी डॉक्टर के बगैर नहीं सिखाते और वेस्ट भी डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं सिखाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आप बता भी रहे हैं और ये काफ़ी पुराना भी है, तो क्या ये एक्सपेंसिव है, ये इजीली अफोर्डेबल है? बहुत इजीली अफोर्डेबल है। फॉर एग्जांपल नाउ लेट मी टेल यू, फिगर्स के हिसाब से एक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में कम से कम एक पर 2-2.5 लाख रुपया खर्चा। ये तो बहुत कम बता रहे हैं आप। 2 पर 5 लाख आ जाएगा। यस। हेयर वी चार्ज फॉर 12 डेज में से कहा 3 कोर्सेज लगेंगे, 12 days only we charge 10,000 rupees। Just 30,000 किधर और लाखों रुपया किधर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसका इलाज अव्वल तो ऑपरेशन करता ही कोई नहीं करता है, तो बहुत डिशन है, दे चार्ज एटलीस्ट 4 to 5 lakh rupees फॉर एन ऑपरेशन, विच इज़ ओनली विद दिस 6 courses of 12 days means 60,000 rupees, गारंटीड क्योर। फिर मैं आया, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो मैं बताऊंगा आपकी वसाजत से, CP चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर्स, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, इसका इलाज दुनिया में नहीं है कहीं भी इन मरीज़ों का इलाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल साइंस बिल्कुल खामोश है। लेकिन जहाँ पे मेडिकल साइंस खामोश होती है वहाँ पर ये चीज़ बोलती है। मैंने डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और भाई सस्ता भी है और मयारी भी है। चलें ठीक, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब जरा खेल की बात करते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहला टेस्ट 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा और दूसरा जो टेस्ट है वो 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल है। और इसके साथ साथ हमारी टेस्ट टीम का ऐलान भी कर दिया गया है, तो इस सब पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर सुबह तो अच्छी है, टीम सुन के आप का दिल अच्छा हुआ कि कुछ हैं अभी खालिश बाकी?
देखिए फैसल, आपको भी सुबह खैर। और मैंने तो थोड़ी देर पहले जब आपको देखा हलीम अरे और पुलाव और कोरमा खाते हुए, तो वैसे ही मैंने कहा कि अब शायद आज स्पोर्ट्स की बात नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ऑन ए लाइट जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मेरे ख्याल में वैसे तो देखें, हम वाइट बॉल फॉर्मेट में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, T20 भी हम जीत रहे हैं, वनडे भी जीत रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में अभी रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज हारे हैं। ये जो टीम अनाउंस हुई है, सिवाय यासिर शाह के या सलमान आगा के, मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सेम टीम है। लेकिन मुझे हैरत हुई कल से अब तक कि एक शख्स का जिक्र नहीं किया गया इस पूरी पाकिस्तानी टीम में। वो साजिद खान जो ऑफ स्पिनर थे, जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के साथ ट्रेवल कर रहे थे, 7 लगातार टेस्ट मैचेस हमने उनको खिला दिए। चले आप यासिर शाह वापस आ गए, मोहम्मद नवाज वापस आ गए, 11 में उनको शामिल ना करें, लेकिन अचानक क्या हुआ कि साजिद शाह को हमने 18 रुकनी स्क्वाड में भी नहीं रखा। देखिए यही हमारे सिस्टम की खराबी है कि एकदम से हम लड़के को लेकर आते हैं, फिर एकदम से वो मंजर से गायब हो जाता है। साजिद शाह अगर आप देखें, कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश में ढाका टेस्ट मैच में उन्होंने एक इनिंग्स में 8 आउट किए, टेस्ट मैच में 12 आउट किए और बहुत हमने उसका चर्चा किया। फिर क्या हुआ कि अचानक से हम गायब हो गए। लेकिन बहरहाल जो भी टीम अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल में सिवाय साजिद शाह के बेस्ट अवेलेबल पाकिस्तान टीम है। लेकिन अब रियल टेस्ट है पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम होम सीरीज हारे हुए। फिर अगर हम श्रीलंका की टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, उनकी जो यंग टीम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम देख रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली वनडे सीरीज भी जीती है, टेस्ट मैचेस में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आए। तो मेरे ख्याल में अच्छा मुकाबला होगा पाकिस्तान श्रीलंका का। सही। अच्छा भट्टी साहब, मोहम्मद अब्बास एक अच्छे पेसर हैं, एकदम से उनका साइड लाइन पे हो जाना यकीनन ये भी एक चीज़ है जो कि डिस्टर्ब करती है क्रिकेट लवर्स को। देखिए महक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जितने धूम धड़के से मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान टीम में आए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट मैच में अब से गालिबन 2.5-3 साल पहले जब सरफराज कप्तान थे, तो मोहम्मद अब्बास मैन ऑफ द मैच हुए अबू धाबी टेस्ट मैच में, जहां पर फास्ट बॉलरों के लिए साजगार पिचेस नहीं होती। दरअसल अब्बास के साथ जो एक ड्रॉबैक रहा कि उनकी बॉलिंग स्पीड बहुत कम हो गई। हमारे पास आप देख लें, शाहीन शाह आफरीदी हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं या हारिस रऊफ हैं, ये सारे एक्सप्रेस बॉलर्स हैं। ये 100 के करीब इनकी बॉलिंग स्पीड है। लेकिन अब्बास को आप देखें कि वो स्टार्ट तो करते हैं 80-85 से, बाद में उनकी स्पीड जो है इतनी कम हो जाती है कि कई बार हमने देखा सरफराज और मोहम्मद रिजवान स्पिनर्स की तरह विकेट के ऊपर आकर उनकी बॉल को गैदर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मोहम्मद अब्बास का भी कसूर है या हमारे सिस्टम में जो खराबी है कि मोहम्मद अब्बास इतनी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान टीम में आए, लेकिन उनकी बॉलिंग स्पीड कम हो गई और अच्छे बॉलर हमारे पास आ गए, जिसकी वजह से वो मंजर से इस वक्त हमें गायब नजर आ रहे हैं। भट्टी साहब, मैं सरफराज का भी आपसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि हम बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं, अच्छा मुझे समझाइएगा, आपने श्रीलंकन सिचुएशन भी देखी है, कंडीशंस वहाँ की पिचेस की भी देखी है, वहाँ का वेदर भी देखा है। नाउ अब जो स्पिनर है आपके पास, नवाज़ है, वो भी उल्टे हाथ से करेगा तो बॉल बाहर निकलेगा, यासिर शाह सीधे हाथ से बॉल करेगा वो भी बाहर की तरफ निकलेगा। साजिद अच्छा ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे? एक ऑफ स्पिनर तो चाहिए ना आपको सर। अच्छा, कंडीशन आज जो फैसल कराची की कंडीशन है ना, इससे भी ज़रा हार्ड कंडीशन होती है। ह्यूमिड वेदर बहुत ज़्यादा होता है, हब्स और गर्मी वाला वेदर होता है, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। और श्रीलंकन टीम, चाहे आप आज से 20 साल की टीम ले लें या ये टीम ले लें, अपनी पिचेस पर अपनी कंडीशन में वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऑफ स्पिनर टीम में होना चाहिए था। गालिबन जो मैंने कल सुना, मोहम्मद वसीम जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि सलमान अली आगा जो ऑफ स्पिन कराते हैं, उनसे वो जगह फिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा ख्याल में अगर साजिद खान टीम में होते, आप देखें ना, फ़हीम अशरफ आपने इजाफी फास्ट बॉलर रख लिया। फ़हीम अशरफ की भी पिछले दिनों तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ़हीम अशरफ भी अच्छा परफॉर्म ना करने के बावजूद टीम में मौजूद है।
फिर साजिद शाह को ना रखना, मेरा ख्याल में बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया। हालांकि छोटा टूर है, 2 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं। अगर एक ऑफ स्पिनर टीम के साथ होता तो एक पाकिस्तान के पास फ्लेवर होता, वैरायटी होती। पता नहीं टीम मैनेजमेंट हमसे ज्यादा हो सकता है बेहतर समझ रही हो, क्योंकि अगर आप देखें तो सकलैन मुश्ताक खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में साजिद शाह को इतनी जल्दी हमने बस से उतार दिया, ये कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक। अच्छा भट्टी साहब, इस टेस्ट सीरीज में सरफराज की क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? देखिए, मैं एक सरफराज ऑटोमेटिक चॉइस तो नहीं है, नंबर 1 चॉइस तो मोहम्मद रिजवान है, बल्कि सरफराज को भी टीम से बाहर करने के लिए या सरफराज का मुतबादिल तलाश करने के लिए हमने देखा कि वेस्ट इंडीज की जो वनडे सीरीज थी उसमें मोहम्मद हारिस को खिलाया गया। पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, दूसरे मैच में वो जल्दी आउट हो गए, तीसरे मैच में वो सिफर पर आउट हुए, तो एकदम से वो परेशान हो गए। फिर उनसे विकेट कीपिंग कराई गई, विकेट कीपिंग उन्होंने अच्छी की। मसला ये है कि हम लोग बास प्लेयर्स को एकदम से सिस्टम में डाल देते हैं और बास प्लेयर्स को सिस्टम में डालकर उनको फरामोश कर देते हैं। आई होप कि मोहम्मद हारिस एक टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, वो जल्दी नजरअंदाज ना हो जाए। लेकिन शायद सरफराज अहमद को इसीलिए अब टेस्ट टीम में लिया है कि जाहिर है गर्म मौसम में अगर कहीं खुदा न खासा मोहम्मद रिजवान के साथ फिटनेस प्रॉब्लम आते हैं तो सरफराज का चांस बनता है। लेकिन आज भी आप देखें, 4 साल से सरफराज पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, 11 में जगह नहीं बना रहे। लेकिन हमारे पास दूसरा विकेट कीपर कोई नहीं है। रोहिल नजीर कहाँ गायब हो गए, आजम खान कहाँ चले गए। सरफराज अहमद अभी भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान के बाद। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और उम्मीद हमने जो टेस्ट टीम अनाउंस की है वो श्रीलंका जाके अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि हमें ना सिर्फ ओडीआई में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें पॉइंट्स चाहिए थे, टेस्ट स्क्वाड में भी हमें नज़र रखनी चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।